गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। क्या आप सभी स्वस्थ हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, मेरा आपसे यही सुझाव है कि ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे बचने के लिए आप घर से बाहर ना जाएं, दाएं बाएं ना घूमें। यदि कोई अर्जेंट काम हो जाता है और जाना पड़ता है तो आप तुरंत आते ही अपने हैंड वॉश कीजिए या फिर उनको सैनिटाइज कीजिए। चलो, इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, न्यूज़ पे टीवी पे हम देखते रहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं। 12th आर्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2। आज का हमारा जो टॉपिक है वो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ये जो टॉपिक है ये है हमारा मेन। इसके अंदर क्या बताया गया है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, विश्व जनसंख्या वितरण, कि पूरे विश्व में जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है। कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम भी है। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस क्षेत्र को सघन आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है, और कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों को हम विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसे पूरे विश्व के अंदर 10 ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो कंट्रीज हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। पहले नंबर पर आता है चाइना, सेकंड पर आता है भारत, उसके बाद में आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में आता है नाइजीरिया, उसके बाद में आता है ब्राजील, फिर आता है पाकिस्तान, फिर उसके बाद में आता है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान व नाइजीरिया आदि जो कंट्रीज हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं। ये तो था हमारा वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन का अधिक होना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, यदि हम हमारे कंट्री के बारे में चर्चा करें तो हमारे कंट्रीज में भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये जो कंट्रीज हैं इनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए इन क्षेत्रों को हम सघन आबादी वाले क्षेत्रों की श्रेणी में रखते हैं। और जिन क्षेत्रों में पॉपुलेशन कम होती है, जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम होती है, उनको हम विरल आबादी वाले क्षेत्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये था हमारा विश्व जनसंख्या वितरण के बारे में। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या जो होती है उसके घनत्व को हम कैसे निकाल सकते हैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये इतने क्षेत्र में इतने रह रहे हैं। तो उसका एक हमारे पास मेथड है, आसान सा मेथड है, जो है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व में क्या होता है, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जनसंख्या हो जाएगी और उसके अपॉन में क्या हो जाएगा, वहां का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व भी ठीक ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि कुल कृषि क्षेत्र देखा जाता है, जनसंख्या जो होती है कुल कितनी है, अपॉन में कुल कृषि क्षेत्रफल। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कुल जनसंख्या इसका गणितीय घनत्व का बताती हूँ। हमारे भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे भारत देश में जो है 121.01 करोड़ जो जनसंख्या है, और कुल कृषि जो क्षेत्र है वो कितना है, 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम कुल जनसंख्या 121 को ऊपर रखेंगे और 121.01 को ऊपर रखा जाएगा और उसके नीचे पॉपुलेशन रखी जाएगी, पॉपुलेशन नहीं, कुल कृषि क्षेत्र रखा जाएगा 14.46। जब हम इन दोनों को कट करेंगे, जब इनको काटा जाएगा तो जो आएगा वो क्या होगा, काटने के बाद में क्या आएगा, 121.01 अपॉन में 14.46। जब हम इनको कट करेंगे तो 848 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये है हमारा क्या, कुल गणितीय घनत्व के माध्यम से किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रह रही है और उस क्षेत्र में कुल कृषि
कृषि क्षेत्र कितना हो रहा है। तो ये था हमारा जनसंख्या के घनत्व के बारे में कि किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालेंगे। तो ये दो मेथड है, गणितीय घनत्व और कायिक घनत्व। गणितीय घनत्व के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या निकाल सकते हैं और कायिक जो घनत्व है इसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की का कुल कृषि क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा गणितीय जनसंख्या का घनत्व के बारे में। अब आता है, फिर हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि विश्व जनसंख्या जो वितरण है वो कैसे है, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल किया जाता है 3 कारक हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ये जो 3 कारक होते हैं ये विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की श्रेणी में आते हैं। अब ये जो तीनों कारक हैं, भौतिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गया, इनके भी उपपार्ट हैं। इनके उपपार्टों में पहले नंबर पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। भौतिक जो कारक होता है इसके उपकारक क्या है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है जल की उपलब्धता, सेकंड नंबर पर आता है भू आकृति, थर्ड नंबर पर आता है जलवायु और फोर्थ नंबर पर आता है मर्दय। ये इसके उपकारक हैं। किसके उपकारक हैं? भौतिक कारक के, भौगोलिक जो कारक होता है उसके उपकारक। जैसा कि बेटा हमने पढ़ा है कि भौगोलिक जो कारक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले उप पार्टों के बारे में मैंने चर्चा की थी। वो उप पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है भौतिक कारक, सेकंड नंबर पर आता है आर्थिक कारक और थर्ड नंबर पर आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अब इन भौतिक कारक के जो पार्ट हैं वो है जल की उपलब्धता, जलवायु, मिट्टी, भू आकृति। जलवायु क्या होता है? जल की जो उपलब्धता होती है उसको मद्देनजर रख के भी हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपना जीवन यापन करने के लिए। जैसे किसी क्षेत्र में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पानी के बिना जो है हमारा जीवन जो है असंभव है। रोजमर्रा का जो कार्य होता है, नहाना, कपड़े धोना और खेतों की जो सिंचाई करने के प्रयोग में पानी चाहिए होता है। यदि पानी नहीं होगा तो हम ये सारे रोजमर्रा वाले कार्य हमारे नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो सोच होती है कि यदि किसी क्षेत्र में पानी ज़्यादा है तो उस क्षेत्रों के प्रति हमारा अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और हम वहाँ अपना आवास स्थान बनाना उचित समझते हैं। तो ये था भौतिक कारक का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है जलवायु। जलवायु जो होता है, जलवायु भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। यदि किसी क्षेत्र की जलवायु जो है बहुत अच्छी है, अच्छी का मतलब क्या होता है? सामान्य जलवायु का होना, न तो ज़्यादा गर्मी हो और न ही ज़्यादा सर्दी हो। ऐसे मौसम में रहना हर एक व्यक्ति पसंद करता है। यदि जरूरत से ज़्यादा गर्मी होगी तो भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज़्यादा यदि ठंड होगी वो भी नुकसानदायक होती है। इसलिए मनुष्य जो है अपना आवास स्थान वही चुनता है जहाँ उसे सामान्य जलवायु उपलब्ध होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है हमारा मिट्टी। मिट्टी जो होती है, मृदा जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। कि यदि किसी क्षेत्र की भूमि जो है उपजाऊ है तो वहाँ जाना मनुष्य ज़्यादा उचित समझेगा। जहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो चुकी होती है वहाँ मनुष्य जाना पसंद नहीं करता, अपना आवास स्थान वहाँ नहीं बनाता। तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करना। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारा भू आकृति। भू आकृति जो होती है वो भी मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है अपना आवास स्थान बनाने के लिए। जैसे यदि उबड़ खाबड़ स्थान होंगे वहाँ मनुष्य अपना आवास स्थान नहीं बनाएगा क्योंकि सिंचाई के लिए उसे उचित व्यवस्थाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से वह समतल और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर सघन जनसंख्या का रीजन यही है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो समतल मैदान है, समतल भूमि है, उबड़ खाबड़ नहीं है। रॉकी, एंडीज, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो है वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है, उसका मेन रीजन यही होता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भू आकृति। उसके बाद में ये तो था हमारा भौतिक कारक को प्रभावित करने वाले उप पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम आर्थिक कारक के
नगरीकरण, खनिज, ये जो है आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यूँ तो बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट कारक हैं उनके बारे में यहाँ आपको बताना उचित समझा है। जैसे कोई भी क्षेत्र होता है, वहाँ उद्योग जो है ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ लोगों का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपनी कुशलता और निपुणता को प्रदर्शित करने का अवसर कहाँ मिलता है? उद्योगों में मिलता है, जिसकी वजह से लोग जो है जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ जाना ज़्यादा उचित समझते हैं। इसलिए आर्थिक कारक जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है उसमें औद्योगिकीकरण की अहम भूमिका होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है नगरीकरण। नगरीकरण जो होते हैं ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अहम कारकों में से माना जाता है। क्यों? क्योंकि नगरों के अंदर सारे की सारी व्यवस्थाएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल चिकित्सा सुविधा, शिक्षा की सुविधा, सड़कों की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं और इंटरनेट से संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी नगरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में नगरीकरण की भी अहम भूमिका होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अब हमारा खनिज। खनिज जो होते हैं, खनिज भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे खनिज पदार्थ जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग जो हैं रोजगार की तलाश में उधर चले जाते हैं और दिल्ली आना जाना शुरू कर देते हैं। खनिजों, रॉकीज, एंडीज, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके अंदर कृषि से संबंधित तो कोई कार्य नहीं होते, लेकिन खनिज पदार्थ जो होते हैं वहाँ बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो खनिज पदार्थ जहाँ उपलब्ध होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये था आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले और उनके ये पार्ट। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंटों में आगे पीछे पॉइंट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी मैंने बुक में कैसे दे रखे होते हैं, सेमेस्टर जो होता है उसमें कैसे दे रखे होते हैं, तो ये पॉइंट ऊपर नीचे करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसके पॉइंट ऊपर नीचे करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन जो ये पॉइंट है ये छूटने नहीं चाहिए, ये सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अब सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। क्यों? क्योंकि सामाजिक, जहाँ मनुष्य का माइंड जो है शांत रहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वही मनुष्य अपना आवास स्थान चुनता है। सघन आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, कई बार क्या होता है सरकार को भी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं उनमें भीड़ कम करने के लिए वहाँ से लोगों को प्रस्थान करने के लिए कहती है। और या फिर मनुष्य जो है अपने आप को यदि अशांत, असुरक्षित महसूस करता है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में धर्म के प्रति आकर्षण यदि बढ़ जाता है तो भी व्यक्ति जो है कि अपने आवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना उचित समझता है। ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक में आता है। विस्थापन जो पॉइंट है, विस्थापन का अर्थ होता है कि एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है श्रम शक्ति। कार्य की तलाश में भी मनुष्य अपने आवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर बसना उचित समझता है। तो ये थे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक कारक के बारे में। और कुल मिलाकर सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले ये जो कारक हैं ये सारे के सारे अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भी मनुष्य जो होता है वो अपने ज्ञान की, अपने शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको उद्योगों के बारे में बताया था, उद्योग जो है वो मनुष्य को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी तरह से मनुष्य जो है धार्मिक आस्था जिन लोगों के माइंड में होती है वो आस्था के प्रति अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अपना आवास स्थान बनाना उचित समझते हैं। तो ये आकर्षण के केंद्र बिंदु माने जाते हैं, इसलिए मनुष्य जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसके बाद में आगे भी हम इनके जो वृद्धि के बारे में मैंने बताया नहीं है, आपको सिर्फ मैंने जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में बताया। वृद्धि के बारे में अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।